हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये जो मैं नोट्स यूज कर रही हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, चैप्टर है हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एंड ट्रस्ट मी पूरा थ्योरी चैप्टर है। बच्चे ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो पढ़ने बैठते हैं और इन्हें नींद आ जाती है और सो जाते हैं। मैंने कोशिश करी है चार्ट फॉर्मेट में आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया जाए, लेकिन बहुत थ्योरी चैप्टर है, क्विकली पढ़ेंगे, मेजर मेजर पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है जनरल रूल। देखो, जनरल रूल क्या कहते हैं कि ये सारे अकाउंट्स, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं इन इन जगह पे। किसको मेंटेन करने हैं? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को। क्या जनरल रूल कहते हैं? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को ये सारे अकाउंट्स, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कहाँ कहाँ? इन इन जगह पे मेंटेन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स। अकाउंट्स कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का आपको होने चाहिए, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई का, आईटीसी, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड आउटवर्ड टैक्स पेबल। देखो, बहुत सिंपल है। आप ये देखो कि अगर आप आपकी खुद का बिजनेस है तो गवर्नमेंट आपसे क्या क्या चाहेगी कि आपने क्या क्या प्रोडक्शन करी है ना, आपने आउटवर्ड सप्लाई करी कितनी है और इनवर्ड सप्लाई कितनी है आपकी, इसकी डिटेल चाहिए। इनवर्ड सप्लाई पे हमें मिलता है आईटीसी, तो आईटीसी कितना है। आउटवर्ड सप्लाई पे हम आउटवर्ड टैक्स पे करते हैं, आउटवर्ड टैक्स कितना है, और हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है। सिंपल पॉइंट है, ये 5 के आपको अकाउंट्स वो चाहते हैं। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है, स्टॉक वाला और ये आउटपुट टैक्स वाला, ये कंपोजिशन स्कीम वाले के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है वो ये दोनों अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है कौन से रिकॉर्ड्स। 3 रिकॉर्ड्स हैं। फर्स्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो उसके रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा, अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती है तो उसके रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। एंड थर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। ऐसे प्रीमाइसेस जहां जहां पे भी, सपोज आपने इंडिया में 10 जगह अपने गोडाउन खोले हैं, हर प्रीमाइसेस का नाम और एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। अगर देखो, अगर आपके कोई भी गुड्स मिलते हैं किसी भी अदर देन डिक्लेयर्ड लोकेशन, तो वो मान लिया जाएगा कि वो आप ही के, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? सपोज करो आपका एक कोई गोडाउन है और उस पर कुछ गुड्स मिल गए, आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये मेरे नहीं है, कोई फेंक के चला गया, नहीं, वो आपके मान लिए जाएंगे। अनडिक्लेयर्ड, अगर ऐसे कोई अनडिक्लेयर्ड गुड्स मिल जाते हैं आपके, तो उसे आपके सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ कहाँ हमें मेंटेन करने हैं ये सारे अकाउंट्स। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे हमें ये अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई भी बुक्स, अब सपोज करो मेरी एक ब्रांच है चंडीगढ़ में जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। चंडीगढ़ ब्रांच पे कोई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलते हैं तो मान लिया जाएगा कि मेरे हैं। मैं ये नहीं कह सकती नहीं नहीं ये मेरे नहीं है, पता नहीं किसके हैं, ऐसे नहीं कह सकते, मेरे मान लिए जाएंगे कि वो मेरे ही हैं। ठीक है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस पे अगर कुछ मिलते हैं तो मान लिया जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन के ही हैं। देखो, सिंपल पॉइंट था। जनरल रूल क्या कहते हैं? ये सारे अकाउंट्स, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं यहाँ पे। उसके बाद एडिशनल रिकॉर्ड्स, ये ना 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके कहा है कि भैया जो जनरल अकाउंट्स है ना वो तो आपको बनाने ही बनाने हैं। जो जनरल अकाउंट्स हैं, जनरल रिकॉर्ड्स हैं, वो तो आपको मेंटेन करने ही करने हैं। उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें और मेंटेन करनी है, एडिशनली ये सारी और मेंटेन करनी है। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने एजेंट्स को पकड़ा। एजेंट को क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट क्या चाहेगी? गवर्नमेंट चाहेगी कि किस किस प्रिंसिपल से कितना कितना सामान रिसीव हुआ, हर प्रिंसिपल की ऑथराइजेशन, ये सब चीजें तो एडिशनल मांग सकती है। तो देखते हैं क्या मांगती है गवर्नमेंट। सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है पर्टिकुलर ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव। देखो, जैसे अब मारुति है, सपोज करो मारुति ने अपना एक एजेंट हायर करा, तो मारुति उस एजेंट को एक ऑथराइजेशन लेटर देती है। ये कहती है कि हम तुम्हें ऑथराइज कर रहे हैं, हम तुम्हें राइट दे रहे हैं कि तुम हमारे गुड्स भेजो हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो ऐसी जो ऑथराइजेशन है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए एजेंट के पास। दूसरी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से हमें कितने गुड्स रिसीव हुए और कितने हमने सेल कर दिए, उनकी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिटेल फर्निश टू द प्रिंसिपल। देखो, जो भी एजेंट्स होते हैं ना वो मंथली या क्वार्टरली अपने प्रिंसिपल्स को रिकॉर्ड भेजते हैं कि भैया हमने ये सामान सेल किया आपके बिहाफ पे। तो वो जो रिकॉर्ड्स आप प्रिंसिपल को भेजते हो ना, उन्हें संभाल के रखना है, ऐसे नहीं कि फेंक देना है। एंड लास्ट है टैक्स पेड और रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई टैक्स वगैरह पे किया है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट कहती है कि भैया तुम मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स बनाओ अपने।
मंथली प्रोडक्शन अकाउंट मतलब तुम्हें ये बनाना है उसमें कि रॉ मटेरियल कितना यूज हो, सर्विस कितनी यूज करी, मतलब जो तुम्हारी प्रोडक्शन होती है ना उसका जो रिकॉर्ड है वो हमें मंथली चाहिए, क्वार्टरली नहीं, एनुअली नहीं, हमें मंथली रिकॉर्ड दो उसका। और दूसरा वो कहती है ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की यूज हुई और सर्विसेज कितनी लगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर वेस्टेड एंड बाय प्रोडक्ट, मतलब देखो कोई जब आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, आपके कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितने वेस्ट हो गए, है ना, कोई बाय प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, ये सब जो है ये वाले रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करने हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। एंड नेक्स्ट है बाय सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस सप्लाई करते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ गुड्स यूज फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए कुछ गुड्स यूज करें तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। डिटेल ऑफ इनपुट सर्विसेज, डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाइड, ये तो सिंपल, ये सप्लाई कितनी करी है सर्विसेज की, इनवर्ट सप्लाई कितनी थी। बाय वर्क कॉन्ट्रैक्टर, जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं उन्हें क्या क्या एडिशनल मेंटेन करना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन बिहाफ द वर्क इज एग्जीक्यूटेड। सपोज करो एक बिल्डर है और वो 10 बिल्डिंग बना रहा है, 10 बिल्डिंग बना रहा है और 10 बिल्डिंग्स अलग अलग ऑनर्स की है, तो उसे नेम और एड्रेस हर ऑनर का मेंटेन अपने पास करना है कि किसकी बिल्डिंग वो बना रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो मेरी बिल्डिंग बना रहा है, अब मैंने उसे बिल्डर को कहा कि भैया मैं ना 100 सीमेंट के जो कट्टे होते हैं वो वहां पे रख रही हूँ, ठीक है, तो अब वो मैं सपोज 1000 ब्रिक्स रख रही हूँ, तो ऐसे कोई गुड्स जो उसे रिसीव हुए हैं फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसकी डिटेल उसके पास होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, वैल्यू भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी ब्रिक, कितना सामान यूज हो गया। सपोज करो मैंने 1000 ब्रिक्स वहां पे रखवाई थी, मैं कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ, मैंने 1000 रखवाई थी, तो उसके पास 1000 का रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी 750 यूज हो गई, 250 बच रही हैं, तो ये 750 यूज हो गई, ये वाला रिकॉर्ड भी होना चाहिए। डिटेल ऑफ पेमेंट रिसीव फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जितनी पेमेंट रिसीव हो गई उनका भी डिटेल उनके पास होनी चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर भी उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास एक ही रिकॉर्ड मेंशन कर रखा है, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स हैंडल ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे कोई गुड्स हैंडल करें तो वो। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि प्रॉपर ऑफिसर चाहे, जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर चाहे तो कुछ और भी मेंशन कर सकता है कि भैया वो भी अकाउंट्स मुझे चाहिए तो वो देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर हाउस ऑनर। वेयर हाउस ऑनर्स को क्या क्या एडिशनली मेंटेन करना है कि डिटेल ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी, किसका सामान है, किसके पास जाना है, ठीक है, कितने टाइम तक वो सामान हमारे गोडाउन में रहा, पीरियड फॉर विच द पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस, कितने टाइम तक वो हमारे वेयर हाउस में वो सामान था, वो डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। जब वो डिस्पैच हो गया उसकी डिटेल होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हमें इस तरह से स्टोर करने अपने गुड्स कि वो ऑनर वाइज आइडेंटिफाइबल हो। वेयर हाउस ऑनर के ऊपर क्या है, किसके गुड्स हैं, किसके पास जाने हैं, वो डिटेल होनी चाहिए। कितने टाइम तक वो हमारे वेयर हाउस में रखे हुए तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। जब वो डिस्पैच होंगे डिस्पैच की डिटेल होनी चाहिए। प्लस में हमें अपने वेयर हाउस में गुड्स इस तरह से रखने हैं कि वो ऑनर वाइज आइडेंटिफाइबल हो। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई आएगा तो और वो कहे कि मुझे मिस्टर ए की गुड्स दिखाओ, तो आप ये नहीं कह सकते कहीं पे पड़े हुए होंगे, नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते, आपको दिखाने पड़ेंगे ये सारे गुड्स मिस्टर ए के हैं, ऑनर वाइज आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। लास्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर को क्या एडिशनल डिटेल है, पहले कंसाइनर एंड कंसाइनी, कहाँ से सामान लिया, कहाँ जा, मतलब किसका सामान है और किसके पास पहुंचाना है, कंसाइनर एंड कंसाइनी की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। गुड्स डिलीवर, मतलब देखो कितने गुड्स हमने स्टोर कर लिए और कितने हमने डिलीवर कर दिए उसकी डिटेल होनी चाहिए। और जीएसटीआईएन होना चाहिए कंसाइनर कंसाइनी का अगर वो रजिस्टर्ड है, कंसाइनर और कंसाइनी अगर रजिस्टर्ड है तो उनके जीएसटीआईएन होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत देखो अगर आप खुद भी सोचोगे ना, खुद भी आप एक बार रीड करने के हैं, कुछ भी इनमें कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, तो एक बार ये रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हमें बनाने कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमें अकाउंट्स जो बनाने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाने हैं, हमें लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बनाने हैं। वो पुराने वाले टाइम गया जब मैनुअली अकाउंट्स बनते थे, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट्स बनाने हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। अगर मान लो कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से आया और उसने कहा कि भैया मुझे इस डेट के अकाउंट्स चाहिए, आप ये नहीं कह सकते वो डिलीट हो गए, नहीं, आपको ये कह ही नहीं सकते कि डिलीट हो गए, आपको प्रॉपर बैकअप रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पासवर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई आया है और आपके जो कंप्यूटर वगैरह पे पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको पासवर्ड उन्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो एंट्री शुड बी रेज्ड और ओवर रिटर्न। कोई भी एंट्री आपकी डिलीट नहीं होनी चाहिए, कोई ओवर रिटर्न नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब आप कहोगे मैम कोई एंट्री गलत हो गई, तो सपोज करो आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपने जर्नल एंट्री पोस्ट कर दी, बाद में पता लगा ये एंट्री तो करनी नहीं थी, तो अब आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, आपको इसकी रिवर्सल पास करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सेल्स टू कैश।
ठीक है, ये आप रिवर्सल एंट्री पोस्ट कर दोगे ताकि इसका इम्पैक्ट 0 हो जाए, लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ अकाउंट्स मेंटेन मैनुअली दे शुड बी सीरियली नंबर्ड। अगर इन केस कुछ भी ऐसा हुआ, आप कह रहे हो नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिकली बना ही नहीं सकता, एट एनी कॉस्ट नहीं बना सकता, आप मैनुअली बनाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर सीरियल नंबर होना चाहिए, और जो जितनी भी जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे वो सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज टू फेल मेंटेन अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स नहीं बनाते तो क्या होता है, नॉन अकाउंट जितने भी गुड्स हैं जिनका अकाउंट्स आपके पास नहीं होगा उन्हें मान लिया जाएगा ये सप्लाई है, और उन पर तुरंत ही टैक्स लगा दिया जाएगा, और पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 73 एंड 74, वो अलग। ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिटेंशन ऑफ अकाउंट। रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स मतलब आपने अकाउंट्स बना लिए, अब क्या वो लाइफ टाइम के संभाल के रखने हैं? अगर कोई आपके पास आया और आपसे कहे मुझे 50 ईयर्स पुराने अकाउंट्स चाहिए, वो भी होने चाहिए क्या? नहीं, आपके पास इतने टाइम तक ये आपको अकाउंट्स रिटेन करने हैं, उसके बाद आप उन्हें फेंक सकते हो, उन्हें हटाना है, डिलीट करना है, सब डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक की गवर्नमेंट कह रही है? 72 मंथ्स। ठीक है। देखो 72 मंथ्स कहाँ से? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। देखो सपोज करो 2024 है, 2024 है, ठीक है, इसकी एनुअल रिटर्न आपने फाइल करी 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फाइल होती है, नेक्स्ट ईयर आपने 2025 में इसकी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी। अब जिस दिन भी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी, एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी, उससे 72 मंथ्स, उसके बाद के 72 मंथ्स तक आपको अकाउंट संभाल के रखने पड़ेंगे, उसके बाद उससे पुराने आप हटा सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा, अगर इफ द सब्जेक्ट इज इन अपील, अगर सब्जेक्ट आपका अपील में है, अपील मतलब आपका जीएसटी डिपार्टमेंट को लगा था कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने कोई नोटिस वगैरह चल रहा है, कोई लीगल अपील चल रही है, ठीक है, लीगल कार्रवाई कुछ चल रही है, आपके अपील में है, तो कब तक आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? देखो फर्स्ट जो है आपका 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो ऊपर वाला पॉइंट था, जो हमने ये वाला पढ़ा है ना 72, ये वाली डेट, या फिर सेकंड वो कहते हैं 1 ईयर फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फाइनल अपील, जिस दिन में अपील जो है वो जिस दिन क्लोज हो जाएगी उसके 1 ईयर तक, विच एवर इज लेटर, ये याद रखना भैया, विच एवर इज लेटर है यहाँ पे, विच एवर इज लेटर तक आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड अपने मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल पॉइंट था। फर्स्ट आपको 72 मंथ्स तक रखने हैं, अगर मैटर अपील में चला गया तो ये वाली कंडीशन देखो, या फिर 1 ईयर फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील विच एवर इज लेटर तक आप अपने अकाउंट मेंटेन करेंगे। विद दिस हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आई नो बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर है, पूरा थ्योरी चैप्टर है, आप लोग थोड़े बोर भी हो सकते हैं। अगर मैं इस चैप्टर को पैराग्राफ में लिखती तो आप लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं। मैंने कोशिश करी है चार्ट फॉर्मेट में बना के इस चैप्टर को सिंप्लीफाई किया जाए। इन चार्ट्स को बार बार पढ़िए, बहुत इजी चार्ट्स हैं, आप 10 मिनट में 10 पेज पढ़ सकते हैं, इतनी क्विकली चार्ट पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।